वेलकम बैक। तो देखते हैं WTF हैपेंड इन बंगाल एंड तमिलनाडु। भैया क्या हुआ है बंगाल एंड तमिलनाडु में? जो आ रहा है उसको समझ ही नहीं आ रही। वहां पे ममता बोल रही है ये क्या हो गया। वहां पे तमिलनाडु वाला वो कौन है, स्टालिन है ना, वो भी ऐसे बैठा होगा। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी बंगाल पर राज कर रही है और स्टालिन तमिलनाडु में 5 सालों से। पर दोनों चीफ मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन नहीं जीत पाए। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन अपनी सीट हार गए हैं। भवानीपुर से चुनाव हार गई है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी हारी उस पॉलिटिकल पार्टी से जो 2016 में बस 3 सीटें जीती और स्टालिन हारे उस एक्टर से जिसकी 2 साल पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। तमिलनाडु में इस फिल्म स्टार ने वो अचीव कर दिया जो कमल हासन ट्राई करे पर अचीव नहीं कर पाए और जिसके बारे में रजनीकांत बात करते रहे पर कर नहीं पाए। वही मैंने कहा था ना कि दोनों ने ट्राई किया था और वो नहीं कर पाए थे, वो इसने कर दिया है। कमाल है। और 2 साल तक से पहले उसकी पार्टी ही नहीं थी और वहां पे बीजेपी जो है 3 सीटें ही जीती हुई है। दूसरे एक्टर्स थोड़े ओल्ड हो गए थे, अगर अपने प्राइम टाइम पे अगर करते तो आगे हो सकता है जो भी रीजन हो। बीजेपी का झंडा लहरा रहा है एक ऐसी पार्टी जो 2011 में बस 4% वोट जीती। तो ये हुआ कैसे? एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले हम बंगाल के बारे में बात करेंगे और फिर तमिलनाडु के बारे में। बंगाल की बात करें तो फर्स्ट रीजन व्हाई बीजेपी वन is scams. Breaking news that's coming in right now. Bharti Charities close aid. Arpita has been arrested from Kolkata. जुलाई 2022 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अर्पिता मुखर्जी के घर में एक रेड करी। ओह, ये कौन है भाई? पार्था चैटर्जी के बहुत क्लोज है जो उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे और ममता बनर्जी के राइट हैंड मैन। ओह अच्छा। इससे मिला क्या? 21 करोड़ 90 लाख रुपए। ओह गॉड। कैश अलमारी के अंदर कपड़ों के पीछे। ओ बाय गॉड, अलमारी के अंदर इतना करोड़ रखा हुआ है कपड़ों के नीचे पीछे। इसीलिए दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अब ये पैसा तो अभी मिला है पर स्कैम कई सालों से चल रहा है जब से पार्था चैटर्जी एजुकेशन मिनिस्टर बने। उन्होंने बाय गॉड टीचर रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो सेंट्रलाइज कर दिया, जिसका मतलब है कि मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि किस टीचर की भर्ती होगी और किसकी नहीं। पर कैसे डिसाइड होता है? कौन कितना पैसा देता है। अगर आपने पैसे दिए तो आपके रिपोर्ट कार्ड के नंबर भी बदल दिए जाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कोविड के दौरान तो कैंडिडेट्स डायरेक्टली पैसा देते और उनके ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट लेटर्स छप जाते। ले देख लो, कर लो काम। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको इतना एविडेंस मिला कि उन्होंने इस प्रोसेस को पूरी तरह कैंसिल ही कर दिया। और कुछ स्कैम्स में तो पैसा हड़प लिया जाता, दूसरे स्कैम्स में लोगों की जानें चली जाती। Tragedy in Kolkata. At least 16 people have been killed when an under construction flyover collapsed in the busy. इतना चोर चकारी करप्शन की ब्रिजेस भी पुल भी उन्होंने घटिया माल बनू के पैसे कमाए हैं। Bada Bazar area of the city. 31 मार्च 2016 दोपहर के 12:32 विवेकानंद फ्लाईओवर जो अंडर कंस्ट्रक्शन था उसका सेक्शन गिर जाता है और 26 लोगों की मौत हो जाती है। ये लोग काम के लिए बर्रा बाजार जा रहे थे। जैसे संजय मेहरोत्रा जो लंच के बाद अपने परिवार की दुकान की तरफ जा रहे थे। जो लोग मारे गए वो रिक्शा वाले थे, टैक्सी वाले थे और स्ट्रीट वेंडर्स थे। अब ये सुनिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑपरेशंस डायरेक्टर ने कहा ये तो भगवान की वजह से हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो स्टील यूज किया गया है वो क्वालिटी टेस्ट में ही फेल कर गया। एक सुन लो, चाइनीज कंपनी जो लीड कॉन्ट्रैक्टर थी उनका एक भी एम्प्लॉय साइट विजिट करने ही नहीं आया पूरी कंस्ट्रक्शन के दौरान। अब आप खुद सोचिए, कौन सी चाइनीज कंपनी थी? ला उनकी स्टील ही क्वालिटी टेस्ट फेल कर गया और जो चाइनीज कंपनी थी वो कभी आई ही नहीं। अब आप बोलोगे कि आप एक छोटे से फ्लाईओवर की बात क्यों कर रहे हो? ऐसे एक्सीडेंट्स तो हर दिन होते हैं, मुंबई में होते हैं, दिल्ली में। तो अगर होते भी होंगे तो क्या दैट डजंट मेक कि ये बात को सही? मुझे नहीं पता हर दिन क्या कोई टूट रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो। ऐसे थोड़ी होता है। आई डोंट थिंक एवरी डे इज हैपनिंग। नहीं हो रहा ऐसा। नहीं, कई जगह होते हैं। प्रॉब्लम एक की नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे स्कैम्स और ऐसी क्रिमिनल एक्ट्स कई बार कुछ छोटी और कुछ बड़ी। After a 31-year-old woman junior doctor was found dead at Kolkata state-run Arjikar Medical College and Hospital on Friday ये तो भूलता नहीं है भैया। morning. 9 अगस्त 2024 एक 31 साल की फीमेल ट्रेनी डॉक्टर का एक और मर्डर हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक सेमिनार रूम में। ये कॉलेज कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉस्पिटल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग एविडेंस को मिटाने की कोशिश हमें पता है, वो घुसे थे अंदर। कर रहे हैं।
सीबीआई ने इंटरोगेशन करी तृणमूल कांग्रेस के एमएलए निर्मल घोष की। विक्टिम के पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि निर्मल घोष ही जल्दीबाजी कर रहे थे ताकि बॉडी को समेट लिया जाए उधर से। ये केस एक चिंगारी की तरह फैला, बंगाल में ही नहीं पूरे देश में। और उन्हीं की जो मदर हैं उनको बीजेपी ने खड़ा कराया है इस इलेक्शन में उस एरिया में, और वो जीती। रात को कई सिटीजन्स देर रात एक मार्च पर निकले, पर उनको नहीं पता था कि 13 दिन बाद जब ऐसी एक और रैली होगी तो सरकार जवाब देगी टीयर गैस, लाठीचार्ज और देख लो वाटर कैनन्स के साथ। इस मूवमेंट के बाद कई लोगों का ट्रस्ट ही हट गया वेस्ट बंगाल सरकार से। वो ममता बनर्जी जो इलेक्शन जीत रही थी विमेन वोट के नाम पर, आज उन्हीं महिलाओं को सिक्योरिटी नहीं दे पाई अपनी स्टेट में। अरे मैं तो इसकी वो भाषण ही नहीं भूल पा रही जब से मैंने उसका सुना है कल से कि भैया वुमेन शुड नॉट बी अलाउड टू कम आउट ऑफ हाउस या कुछ उससे फ्रॉम 7 आफ्टर 7 PM शुड नॉट बी अलाउड। बहुत लाउड की भाई, मैं क्या बोलूं उसको, मैं तो सुन के अभी भी मेरे को होता है कुछ। एक पार्टी इतनी मजबूत हो गई कि वो एविडेंस भी मिटा सके और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर सके। एंड दिस इज नॉट वेरी यूनिक क्योंकि बंगाल के लिए वायलेंस इज एन एवरीडे रियलिटी। 5 अगस्त 2024 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर संदेश खली इलाके के गांव में पहुंचते हैं। उनके पास एक वारंट है क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तब के टीएमसी के फूड मिनिस्टर ज्योतिप्रिया मल्लिक। फूड मिनिस्टर, अच्छा ये मैंने सुना है पर मुझे पता नहीं है हुआ क्या है। एक राशन स्कैम रिलेटेड इस इन्वेस्टिगेशन में वो एक और आदमी की पूछताछ करना चाहते हैं, शेख शाहजहां। हाँ ओ अच्छा। तृणमूल कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर है और जो इस इलाके को अपने किंगडम की तरह चला रहे कई सालों से। जैसे लयारी बना के बैठा हुआ था। उधर पहुंचे उनको 1000 लोगों की भीड़ मिली। इस भीड़ ने उनको घेर लिया, पीटा, गाड़ियां तोड़ी और फोन्स छीन लिए। 3 ऑफिसर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट मिली। बाय गॉड इतनी हिम्मत। और शाहजहां तो सुबह ही भाग गए। 55 दिन तक वेस्ट बंगाल पुलिस के पास कोई अता पता नहीं था उनका। अब 1 महीने बाद शाहजहां अरेस्ट तो हो गए, पर इस कहानी में ट्विस्ट आता है इस अरेस्ट के बाद। ओह क्या होता है? जब इस इलाके की महिलाएं अपना मुंह खोलती, वो बताती है कि कैसे शाहजहां और उसके साथी कई सालों से उनके खेतों पर नदी का सॉल्ट वाटर के साथ फ्लडिंग करते ताकि ये जमीन बंजर बन जाए और वो इसको हड़प ले। महिलाओं ने बताया कि कैसे ऑफिस से कॉल आते उनको रात में सेक्सुअल फेवर्स के लिए। अगर कोई एफआईआर भी फाइल करता तो लोकल थाना ये करने से मना कर देता। अब आपको ये इंसिडेंट बहुत एक्सट्रीम लगेगा, बट लाइक आई सेड पॉलिटिकल वायलेंस इज वेरी नॉर्मल इन बंगाल। इनफैक्ट मैंने इसके बारे में कई साल पहले वीडियो बनाई। कई रिसर्चर्स ने स्टडी किया है इसी वायलेंस को। एक 2022 का पेपर कहता है कि बंगाल का वायलेंस दूसरी स्टेट्स की तरह नहीं है क्योंकि ये कास्ट या फिर रिलीजन के बारे में नहीं है, बल्कि ये है पार्टी के बारे में। पॉलिटिकल साइंटिस्ट द्वैपन भट्टाचार्य ने कहा था कि रूरल बंगाल पार्टी सोसाइटी के बलबूते चलता है। पार्टी सोसाइटी का मतलब है कि समाज कास्ट या फिर रिलीजन से नहीं चलता, बल्कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हो उससे चलता है। वो डिसाइड करता है कि आप दुकान कहाँ लगा सकते हो, आपको वेलफेयर कितना मिलेगा और क्या थाना आपकी एफआईआर लेगा या फिर नहीं। भाई गॉड, इंडिया में हो रहा है, मैं तो सोच ही नहीं सकती। और सब पता है लोगों को, ये ऐसा नहीं था कि छुपा हुआ है कि रेस्ट ऑफ द इंडिया को नहीं पता। इंडिया के लोगों को पता है, दूसरी कंट्री स्टेट्स के लोगों को पता है, सबको पता है। वीडियोस भी बन रही हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। भाई गॉड, चलाता कौन है? लोकल गार्डन, जो बेसिकली लोकल गुंडे हैं। यही गुंडागर्दी हमने 2011 इलेक्शंस और 2021 इलेक्शंस के बाद देखी थी और 2018 के पंचायत इलेक्शंस के बाद भी। ये लोग ऑपोजिशन वर्कर्स को धमकियां देते हैं और वोटर्स को भी धमकियां देते हैं। अब बंगाल के अर्बन और रूरल एरियाज में ये दादागिरी डिफरेंट थी। अर्बन एरियाज में कॉन्सेप्ट था एक सिंडिकेट था, जब पार्टी के लोकल वर्कर्स, यंग आदमी बेसिकली डिसाइड करते हैं कि आप दुकान खोल सकते हो या नहीं, आपको कहाँ से वर्कर्स मिलेंगे, कौन रिक्शा ड्राइव कर सकता है और आप ईंटें कहाँ से खरीद सकते हैं। जबकि रूरल एरियाज में एक सिस्टम था कट मनी का। अगर मान लो आपको सरकार से एक सब्सिडी मिल रही है या कुछ फायदा मिल रहा है, उसका आप कुछ पैसा देना है। सुना है इसका रेट कार्ड है, बकायदा ये रेट कार्ड इतना स्टैंडर्डाइज है। मान लो एक रेस्टोरेंट का फूड मेन्यू, तो अगर आपको एक फ्री टॉयलेट मिलने वाला है, उसके लिए आपको 2000 रुपए देने पड़ेंगे। 2000 रुपए का अंतिम संस्कार करवाना है तो 200 रुपए दो। फ्री में घर बनवाना है तो 10,000 से 15,000 रुपए दो। 15 साल तक ये सिस्टम चलता रहा, पर 2026 में ये सिस्टम डगमगाने लगा। देखना चाहिए वो सारे से जो पैसा कमाया है कहाँ रखा हुआ है, उसको कब्जा करो, उसको लो, सारा निकालो और उनका पैसे निकालो। हाँ, क्योंकि लोग तंग आ गए। कुछ लोग गुंडागर्दी से परेशान थे और कुछ लोग इकोनॉमी से, स्पेशली यंग लोग जो नौकरी की तलाश में थे। और इस इकोनॉमी की हालत ना आपको क्लियरली दिख जाएगी अगर आप कोलकाता के राजरहट टाउनशिप के इस 50 एकड़ प्लॉट को देखोगे। ये प्लॉट इन्फोसिस ने खरीदा था 75 करोड़ रुपए। उनका प्लान था एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर बनाने का
जैसे उन्होंने बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद में बनाया। नहीं बनाने दिया होगा पक्का। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा उनके लिए जहाँ उनको टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे, नहीं बनेगा। कंप्लायंस इजी होगी। पर ममता बनर्जी ने ये करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में कोई SEZ बनेगा ही नहीं। क्यों? और ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी पॉपुलर ही हुई थी टाटा नैनो फैक्ट्री की प्रोटेस्ट की वजह से। हाँ, इसकी वजह से रतन टाटा को पॉपुलर नहीं, बंगाल सत्यानाश छोड़ हुई है। सत्यानाश हुई हो कि पॉपुलर क्या होना था, थू होनी चाहिए। कर गुजरात जाना पड़ा अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। तो इन्फोसिस को मना कर दिया और ऐसा ही किया विप्रो के साथ, जिसने सॉल्ट लेक में भी एक जमीन खरीदी थी इसी चीज के लिए। बाय गॉड, खुद खा गई क्या जमीन? और इन्फोसिस ने जो 50 एकड़ का प्लॉट खरीदा ना, वो 8 साल तक खाली रहा क्योंकि सरकार SEZ देना नहीं चाहती थी। अब बाद में इन्फोसिस ने कहा यार SEZ छोड़ो, मुझे एक बिल्डिंग बनानी है। तो ऑब्वियसली कोई कंपनी कोई भारी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी ऐसी सिचुएशन में, तो उन्होंने बस 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे। जबकि बेंगलुरु में उनका कैंपस 30,000 इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करता है। वाह, देखो फैक्ट्रीज को भगाने में लोकल गुंडों ने भी उनकी मदद करी। लोकल TMC यूनिट हफ्ता वसूली भी करता किसी भी बिजनेस पर्सन से। जो सिंडिकेट सिस्टम मैंने आपको बताया था ना, वो डिसाइड करता है कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदने हैं, कौन से प्राइस में आप खरीदोगे। लेबर हायर करना है तो किससे हायर करोगे, और अगर उनकी बात नहीं मानी तो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी। अब सरकार ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट जरूर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी हर साल। पिछले साल तो ममता बनर्जी ने बोला कि उनको 4.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले। पर अगर आप पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो, आपको भी पता है कि इन प्रपोजल की घंटा वैल्यू होती है। 4.5 लाख करोड़ क्या 100 लाख करोड़ बोलते कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जहाँ कर्नाटका में एक इंडस्ट्री पनप रही है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। महाराष्ट्र में फैक्ट्रीज, गुजरात में केमिकल प्लांट्स और तमिलनाडु में फॉक्सकॉन आईफोन असेंबल कर रही थी। बंगाल की इकोनॉमी जो एक समय देश की सोने की चिड़िया होती थी, जहाँ दुनिया भर के टेक्सटाइल्स बनते थे, उसकी हालत खस्ता थी। और ये हालत आप देख सकते हो उधर के रेलवे स्टेशंस, चाहे वो हावड़ा हो या इस जमाने में जहाँ हर दिन हजारों बंगाली आदमी ट्रेन चढ़ते बंगाल को छोड़ने की। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ने की 2024 के एस्टिमेट्स के हिसाब से केरला में 25 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिनमें से 20% यानी कि 5 लाख बंगाल सब छोड़ के बंगाल से अलग जगह दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। और क्यों ना, क्योंकि बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में काम करने के लिए आपको डेली के 200 से 400 रुपए मिल जाएंगे, जबकि केरला में अप टू 1000 रुपए। इसी वजह से लोग 3000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं बंगाल से केरला बस काम करने के लिए। अब इन सारी प्रॉब्लम्स निपटने के लिए ममता बनर्जी के पास एक स्ट्रैटेजी है, वेलफेयर पॉलिटिक्स। क्या करेगी? जैसे छाया माशी साउथ कोलकाता में एक डोमेस्टिक हेल्प है। सितंबर 2021 में उनको बैंक अकाउंट में 500 रुपए मिले लक्ष्मी भंडार स्कीम के जरिए। 5 साल बाद ये 500 रुपए 1500 रुपए हो गए और शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब महिला को 1700 पर महीने मिलते। इस स्कीम से 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा मिलता बंगाल, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वेलफेयर स्कीम्स इन आवर कंट्री। अब ये सुपर पावर थी ममता बनर्जी, काम नहीं करना कुछ। उन्होंने कि आप 1500 रुपए देते हो, हम 3000 देंगे। हम 3000 रुपए देंगे। वैसे कौन सा सबसे करना बड़ा त्रिशूल था ममता बनर्जी का, वो ही टूट गया। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट, SIR, which is Special Intensive Revision of Voter Rolls। पिछले साल अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वो SIR लॉन्च करेंगे। इसका ऑफिशियल पर्पस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि भाई वोटिंग लिस्ट में कई लोग हैं जो मर चुके हैं, कई के डुप्लीकेट नाम है, हम एकदम क्लीन करना चाहते हैं इसको। USA में भी तो कितना ट्रम्प ने दिखाया कि कैसे कैसे पता नहीं कितने 300 साल का बंदा जिंदा दिख रहा है, वेलफेयर से पैसे ले रहा है, पता नहीं क्या क्या उसने दिखाया बताया, कितनी गफले हो रहे थे। अब ये क्लीनिंग ना पिछले बार 2002 में हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने ये प्रोसेस फॉलो किया कि वो सबसे पहले 2002 की वोटर लिस्ट को डिजिटाइज करेंगे। तो बंगाली से ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करी गई और सेंटर फॉर गुड इंग्लिश में हुई ताकि दूसरे तो पढ़ सके, नहीं तो ये कुछ भी गफला करके लिख दें। डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की एल्गोरिथम से डिजिटाइज करी गई। फिर उन्होंने लिस्ट बनाई उन लोगों की जो वोटिंग कर सकते हैं अभी, और फिर कंपेयर किया कि क्या ये लोग 2002 की लिस्ट में थे या नहीं। अगर नहीं थे तो आपके फादर या फिर ग्रैंडफादर थे या नहीं, और अगर वो भी नहीं थे तो डिलीट। वाह गुड। एक्सेप्ट इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। क्या? अगर 2002 में आपका सरनेम बंदोपाध्याय था, जो 2025 में बैनर्जी हो गया, या मुखोपाध्याय कैसे हो गया? अपना बोल गया। लेडीज का शादियां करो, लेडीज का तो अलग होता है। 25 में मुखर्जी हो गया, या नाम मिजानोर था पर फिर ZJ बन गया, तो आपको फ्लैग कर दिया जाएगा। गुड फ्लैग ही किया ना। और ऐसी कई कहानियां आई स्पेशली मुस्लिम्स की, जैसे ये है हसनारा खातून जो बांग्लादेश बॉर्डर के पास मालदा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश बॉर्डर के पास भैया मेरे को तो रेड फ्लैग वहीं हो गया। में रहती है। उनके पिताजी ने वोट किया, ग्रैंडफादर ने और ग्रेट ग्रैंडफादर ने भी, और 7 में से 5 परिवार के सदस्य को रेड फ्लैग बुला दिया, तो आपकी वोटिंग राइट सस्पेंड हो गई। जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ 12% वोटिंग लिस्ट में नाम रेड फ्लैग में थे। फाइनल नंबर आया 90 लाख लोगों का। अब इनमें से जो 65 लाख नाम थे वो जेन्युइन थे, या तो डुप्लीकेट थे या फिर किसी की डेथ हो चुकी थी, इसलिए उनका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। पर अराउंड 25 लाख लोग, दिस वाज द मेन कंट्रोवर्सी। कोई बात नहीं, इट्स ओके,
फॉर फर्स्ट टाइम एटलीस्ट गलत लोगों ने तो वोट नहीं 25 किया। लाख को भी धीरे स्कैन करते हाँ, जाओ। उनको अब ठीक कर देंगे, नेक्स्ट वोटिंग में वो भी आ जाएंगे। जो उसको प्रोटेस्ट करो जाके फिक्स करो। वो आओ अपने पेपर वर्क लेके आओ, दिखाओ वहाँ पे ऑफिशियल्स को, और अगर तुम जेन्युइन केस लगोगे तो वो हो जाएगा। मेरे साथ भी जब मैं वोटिंग के टाइम में शुरू में कई बारी जो शुरुआत में था, एक बारी नहीं कर पाए थे वोट क्योंकि कुछ गफले थे, तब आया नहीं था इंडिया के अंदर ही, पर अगली बारी उन्होंने ठीक कर दिया था। कर सकते थे, पर इस अपील की कंप्लीशन को 2 साल लगते और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई अपील तो चलता रहेगा, आप अपना इलेक्शन मत रोको। तो अब तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि भैया बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन नहीं ठीक है, इलेक्शन थोड़ी कोई रोक देंगे, सिस्टम को ठीक करने में टाइम भी तो लगता है। जरिए हमारे वोटर्स को हटा दिया। तुम्हें क्या सपने आए थे तुम्हारे वोटर हैं बीजेपी का कहना है कि ये तो इलेक्शन कमीशन ने किया और जिनका नाम होना नहीं चाहिए हमने उनको हटाया, और वो लोग अपील भी तो कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि इलेक्शन पर इसका इम्पैक्ट था या नहीं। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स की एनालिसिस के हिसाब से इम्पैक्ट नहीं था। जहां ज्यादा वोटर डिलीशंस हुई, उल्टा उधर तृणमूल कांग्रेस जीत गई। पर आप ये आर्गुमेंट जरूर दे सकते हो कि मैटर नहीं करता कि इसका इलेक्शन पर कोई इफेक्ट आया या नहीं। मैटर ये करता है कि इलेक्शन के बस कुछ टाइम पहले ही आपने 25 लोगों को हटवा दिया, उनकी डेमोक्रेटिक राइट का क्या। पर जो एंड रिजल्ट आया वो है कि तृणमूल कांग्रेस वाज हैंडसमली डिफीटेड। अब मेरे लिए दूसरा इलेक्शन ज्यादा इंटरेस्टिंग था। डीएमके ने तमिलनाडु को 16% जीडीपी ग्रोथ रेट दी। अच्छा, 16% ग्रोथ दी थी, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। फिर भी वो हार गए। उसकी सोच वो गंदी है ना, वो इस टाइप से है। एक सुपरस्टार से, एक ऐसा स्टार जिसकी 2 साल पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थी। तो भाई ये कैसे हुआ? बताओ भैया। What you see are visuals of celebrations by the fans, because for them this is nothing short of a festival every time a Vijay film releases. 5 सितंबर 2024 चेन्नई। ये वीडियो है विजय की मूवी गोट रेटेड अच्छा ऑफ ऑल टाइम के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के पहले। इस फिल्म रिलीज होने के 7 महीने पहले हमने भी तो गोट की थी ना, कोई दूसरी थी, वो कोई विजय और ने थी। अपनी पॉलिटिकल पार्टी टीवी के लॉन्च करी थी। फैंस सेलिब्रेट कर रहे थे ढोल के साथ, डांस के साथ और दूध के साथ। लो, ये तो पागलपंती है सच बताऊं तो, कि किसी के तो तुम बहुत सारी जनता इंडिया में जो कंफ्यूज आती है बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड अ गॉड। दैट्स ओके, ही इज एन एक्टर, दे आर नॉट दैट एजुकेटेड, सो समझ सकते हैं। ये ठीक है कि तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी मूवी अच्छी है, हमने भी इसकी 1-2 मूवियां देखी हैं, अच्छी मूवीज हैं। दादा था कि पागलपन हो। इनफैक्ट सरकार ने ही कहा था कि वो एक रूल रिलैक्स कर रहे हैं जिसे मूवी थिएटर 5 शो दिखा सकते हैं हर दिन, ताकि कई लोग इस मूवी को देख सकें। अब ये जो सेलिब्रिटी वर्शिप है ये तमिलनाडु में कई जानी मानी चीज है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक फैन थे दामोदरन जो एक रिपोर्टर को मिले। दामोदरन ने अपनी शर्ट निकाली रिपोर्टर को दिखाने के लिए कि अंदर है क्या, और उनके दिल के ऊपर टैटू था विजय का चेहरा। ओला दामोदरन ने कहा कि मेरे लिए तो यही भगवान है। हेलो, एनजीआर हो, शिवाजी गणेशन या इनके रजनीकांत, lack of education। तमिलनाडु में फिल्म स्टार्स को भगवान ही माना जाता है। और इसी चीज ने मदद करी विजय को जब अक्टूबर 2024 में उन्होंने अपनी पहली पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस बुलाई एक छोटे से शहर में। कितने लोग आए? 50,000। और ये ही हमने देखा है फिल्मी रिएक्ट में, जाकर देखना ये पूरा जो था उसमें, क्या बाय गॉड, ये वही दिखा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने की कई कल ही लोग की है रात शायद। में सोए उधर ही ताकि उनको सीट मिल जाए। लो, रात में भी सोए, सरकार को बाय टोल गॉड। कलेक्शन बंद करना पड़ा ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। कई लोग उधर घायल हो गए गर्मी के मारे। अब ये सेलिब्रिटी वर्शिप कई लोगों ने यूज की है अपनी पॉलिटिक्स के लिए। बाय गॉड। रजनीकांत हो या फिर कमल हासन, दोनों ने ट्राई किया पर वो फेल कर गए। अच्छा, विजय की कहानी थोड़ी अलग है। वो यंग है ना, अपने मेन उस टाइम में आया है, Prime time। उस वजह से अभी है। तमिलनाडु में एक स्क्रिप्ट लिखी गई है कि अगर आप एक स्टार हो तो आप पॉलिटिक्स में कैसे एंटर करो। अच्छा। एमजीआर ने लिखी और फिर जयललिता ने इसको रिफाइन कर दिया। हाँ, ये भी तो एक्ट्रेस थी ना। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फिल्में बनाओ जहां आप गरीबों की मदद करते हो, फिर अपना चेहरा हर स्क्रीन पर छाप दो। कैंटीन हो, मील प्रोग्राम हो, बेबी किड्स हो, नमक हो। विजय तुम हर एक में ये दिखाओ कि तुम उस पूरी मूवी में तुम चौधरी हो, लोगों के माइंड में तुम्हें इमेज बन जाएगी तुम ऐसे ग्रेट हो फिल्म में, और वहां से वो तो है पूरा स्कीम बना रखी है। ये जो चेन्नई में पैदा हुए एक फिल्म फैमिली में, वो इस अच्छा, ये फिल्म फैमिली में ही हुआ है, मेरे को ये नहीं पता था। इसका मतलब इसके पेरेंट्स या कोई फैमिली में फिल्म में ही थे। पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। और ये प्रोसेस पर 1 हफ्ते का प्रोसेस नहीं है, इसको 20 साल लगे। 2004 की फिल्म गिल्ली के साथ विजय सुपरस्टार बन गए। ये वही है, पहचानना ही नहीं जा रहा यार, ये तो सुनना डिफरेंट लग रहा इस है। फिल्म का विलेन एक लोकल गुंडा है, जबकि विजय का कैरेक्टर आम आदमी है जो इस गुंडे ये से वही लड़की है, त्रिशा क्या नाम था उसका, वो तब से इसके साथ मूवियों में आ रही है। लड़ाई करता है।
2013 में थलाइवा फिल्म रिलीज होती है जहाँ एक यंग आदमी अपने पिताजी की पोस्ट लेता है उनके पॉलिटिकल एम्पायर को संभालने। AIADM की सरकार तो इस फिल्म से इतना डर गई कि उन्होंने इस फिल्म को रिलीज करने से ही मना कर दिया, ये कहते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं आएंगे। विजय को नेगोशिएशन करनी पड़ी सरकार से, जिसकी वजह से एक हफ्ते बाद ये फिल्म रिलीज हुई। क्यों अभी की भी वो जननायक क्या है वो उसको भी तो इसीलिए हो सकता है इसीलिए रोका होगा कि अगर ये नहीं, क्योंकि उनको लगा होगा कि ये आएगी तो लोग फिर दीवाने हो जाएंगे और वोट इसको दे देंगे, इसीलिए रोका हुआ था। अब समझ में आई यार, हमें पता नहीं, हमें लगा ऐसी चिढ़ के रोक के रखी हुई है, क्योंकि हम तो सोच ही नहीं सकते कि इतनी दीवानगी होगी कि लोग उस बेसिस पे देते होंगे। तो वहां पे है ही ये ट्रेंड और उन्हें पता है, इसलिए DM के जो भी है वो उसने रोक दी कि भाई अभी मूवी नहीं लगेगी जब तक इलेक्शंस नहीं होते। पर फिर भी फर्क नहीं पड़ा, जीता तो वही है। 2018 आते आते जो पॉलिटिकल मैसेज था ना, ये डायरेक्ट होने लगा। जैसे फिल्म आई सरकार, जहाँ कैरेक्टर्स दिखाए गए जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं और मिक्सर ग्राइंडर और टीवी सेट ठीक रहे। ये वही चीजें हैं जो AIADMK और DMK सरकारों ने वाह, इन्होंने भी चला बहुत अच्छी स्मार्टली मूवियां बनाई हैं इसका मतलब, ताकि इन धीरे धीरे लोगों के माइंड में इनका और दूसरी पार्टीज के अगेंस्ट भी फीलिंग आए। वाह, स्मार्ट मूवी यार। दोनों पार्टीज गुस्सा हो गई और उन्होंने इतना प्रेशर डाला कि जो फिल्म क्रू है उनको म्यूट करने पड़े अपने डायलॉग्स। हो सकता है जननायक जो थी उसमें भी कह रहे थे ना, उसमें भी ऐसा कुछ होगा, सुनने में आया था, जिसमें वो दिखा रहे होंगे कि जो अभी करंट आई हुई है गवर्नमेंट में आई है पार्टी, वो गलत है। हाँ, ये मार रहा होगा ना दिखाने के लिए कि वो गंदे हैं और मैं उनको ठीक, तो इसलिए उन्होंने किया होगा। जैसे इसमें दिखा रहे मिक्सी ग्राइंडर फेंकते हुए। ओके, अब समझ आ रही है बात। इसका मतलब है पीपल्स लीडर। हाँ, ये वही मूवी की बात कर रहे हैं ना, उसमें भी सुनने आ रहा था कंट्रोवर्सियां हो रही हैं, ये कंट्रोवर्सियां हो रही होंगी। कहा कि उनकी फेयरवेल फिल्म है। इन 20 सालों में विजय ने अपनी एक इमेज बनाई और इस इमेज की वजह से जोसेफ, वाओ, लोग इतना दूर का भी सोचते हैं कि मैंने पहले इतने साल एक्टिंग करके इमेज बनानी है, फिर इमेज बना के मैं इमेज बनाते हैं पता चल गया अरे बहुत फैन फॉलोइंग हो गई, तो उसके बाद भैया इलेक्शंस लड़के बनेंगे। ये तो पहचाना ही नहीं जा रहा है इसमें, तो भाई कितना चेंज है। अब देखो डिफरेंट, अब वो लीडर तो बन गए, पर लीडर को भी आर्मी की जरूरत होती है और ये आर्मी उनके फैंस ने बनाई। 2009 में पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने के 15 साल पहले विजय ने एक ऐसी चीज करी जो किसी भी स्टार ने नहीं करी। उन्होंने अपने सारे फैन क्लब्स को एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन VMI में मर्ज कर दिया, जिसका हेड ऑफिस चेन्नई में था। अरे बाप रे। और इंटरेस्टिंग बात देखो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में यूथ विंग है, डिस्ट्रिक्ट हेड है और स्टूडेंट विंग है। इसीलिए विजय का फैन क्लब दूसरे फैन क्लब से बहुत अलग है। उन्होंने अपने फैंस को बताया कि भाई तुम अपने परिवार के बारे में सबसे पहले सोचो, अपने परिवार की मदद करो, फिर दूसरों की मदद करना। एक्चुअली विजय फैन क्लब नहीं बना रहे थे, वो एक कार्डर बना रहे थे। 2012 में एक 15 साल का लड़का थिएटर छोड़कर सीधा लोकल VMI ऑफिस में गया ताकि वो इसका भाग बन पाए। ऐसी तगड़ी रिक्रूटमेंट थी विजय की। जब साइक्लोन थाने आया तमिलनाडु में, तो VMI वॉलंटियर ने रिलीफ कैंप सेटअप करे। जब 2017 में अनीता, एक लड़की ने अपनी जान ले ली नीट एग्जाम में फेल होने के बाद, विजय ने उसके परिवार को पैसे ट्रांसफर करे। अगले साल के साइक्लोन में उन्होंने हर VMI डिस्ट्रिक्ट हेड को 4.5 लाख रुपए दिए ताकि वो रिलीफ ऑपरेशन कर पाए। काम तो थोड़े अच्छे कर रहा है ना। कहानी बन रही थी ये क्लियर हो जाती है अक्टूबर 2021 में, क्योंकि उसने प्लान किया होगा ना कि मैंने खड़ा होना है इलेक्शन के लिए, तो पहले से उसकी सेटिंग भी हो रही थी। तमिलनाडु के रूरल लोकल बॉडी इलेक्शन में VMI ने 169 सीट्स में इलेक्शन लड़ा और वो 115 जीत गए। 65% की स्ट्राइक रेट, एक कम्प्लीटली नई ऑर्गेनाइजेशन। याद रहे कि कमल हासन ने भी अपनी पार्टी लॉन्च करी थी और सेम इलेक्शंस में भाग लिया था 2018 में। कितनी सीटें जीते? 0। DMK जो रूरल बॉडी इलेक्शन पर आसानी से जीत गई थी, उन्होंने ज्यादा अटेंशन नहीं दिया इस चीज को। DMK के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ऐसी चीजों की टेंशन छोटी पार्टीज लेंगी और विजय को मीडिया को यूज करना बहुत अच्छी तरह आता था। इसे 2021 के असेंबली में ये भी हमने देखा है, साइकिल पे चलना और वो सब करना। में पोलिंग बूथ पर विजय एक साइकिल पर गए। अब विजय की टीम ने कहा कि ये तो नॉर्मल साइकिलिंग है, इसमें क्या बड़ी बात है। पर याद रहे कि NGR को तगड़ा सपोर्ट रिक्शा पुलर से मिलता था और विजय की इस बाइसिकल राइड को इतना ज्यादा मीडिया अटेंशन मिला जिससे उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो, लोगों के दिमाग में बसने। और फैंस अपने ही अंदाज में गेस करने में लगे हैं कि आखिर थलपति विजय यहाँ क्या सिग्नल मुझे लगा था शायद मॉर्निंग साइकिलिंग सुकलिंग कर रहा है। चाहते थे। एक दूसरे यूजर ने लिखा,
It's not just a ride, it's a statement. इस वजह से जो लोग ये चीज ढंग से पढ़ रहे थे वो सरप्राइज नहीं हुए जब 2024 में उन्होंने अपनी यही हमने देखी। अगर आपने नहीं देखी ना, फिल्मी रिएक्ट में जाकर देखना, कल ही किया हमने। पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करी और जब उस साल अक्टूबर में उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस करी, लोग पागल हो गए जब वो स्टेज ये पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस होगी शायद। महान लीडर्स जैसे पेरियार, अंबेडकर, हाँ, ये पूरा ऐसा सेट, मेरे को लग रहा था जैसे किसी मूवी का सेट बना हुआ है। कामराज के कटआउट्स उन्होंने लगाए ये दिखाने के लिए कि उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी है क्या। और वही इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बेसिकली वैसे ही बनाई जैसी दूसरी पार्टीज की तमिलनाडु में, द्रविडियन आइडियोलॉजी वेलफेयर पॉलिटिक्स के साथ। तो भाई लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे क्योंकि दोनों डीएमके और एआईएडीएमके पेरियार का गाना गाते हैं, वो बोलते हैं कि हम वेलफेयर करना चाहते हैं। तो भाई आइडियोलॉजी में डिफरेंस क्या है? द आंसर इसकी आइडियोलॉजी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ले फिर में डिफरेंस है। किसमें डिफरेंस है? ने सीधा निशाना डाला एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज पर कि ये सारी पार्टीज एक परिवार चला रहे हैं जो पूरी तरह करप्ट है। कई लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि विजय विल अलाइ विद बीजेपी, पर वो कहते हैं कि बीजेपी उनका आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट है। विजय ने अपने आप को एज एन आउटसाइडर दिखाया कि ना वो कोई पॉलिटिकल फैमिली से, और वो इन डीएमके और एआईएडीएमके से तंग आ चुके हैं। अब कई लोगों को लगा था कि सितंबर में जो इंसिडेंट होता है उससे विजय कभी रिकवर नहीं कर पाए। सितंबर में क्या हुआ था? 27 सितंबर को उनको 2 वेन्यूज में स्पीच देनी थी, पर क्या दोपहर करनी थी? स्पीच देनी है। की स्पीच के लिए सुबह के 9 बजे से भीड़ इतनी ज्यादा बाप रे, जमा हो गई। लोग 6-6 घंटे वेट कर रहे थे और गर्मी के मारे तड़प रहे थे। अब यूजुअली ना विजय अंदर की लाइट जला देते अपनी बस की ताकि उनके सपोर्टर्स देख पाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो सपोर्टर्स थे, भीड़ थी जो सपोर्टर्स की, वो आगे दबाने लग गए अपने आप को ताकि वो विजय को देख पाए। हुआ क्या? 3 सेपरेट स्टैम्पीड्स हुए। टोटल में उस रात 40 लोग मारे गए। तमिलनाडु पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करी विजय के खिलाफ। दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर्स में उनकी क्वेश्चनिंग हुई, पर जो मीनिया था विजय का वो रुका नहीं। दिसंबर में उन्होंने एक और रैली करी। पुलिस ने कहा कि इस बार बस 5000 लोग ही अलाउड हैं। चलो गुड, पर एकदम भीड़ जमा हो गई। फिर भी नहीं हुआ। 5000 लोग तो छोड़ो, विजय ने अपनी पॉपुलैरिटी यूज करी यंग लोगों के बीच ये इलेक्शन जीतने के लिए। किसी भी गांव में चले जाओ आप तमिलनाडु के, आपको एक बोर्ड मिलेगा उनकी फैन एसोसिएशन का। अच्छा। अब इन लोगों के परिवार ने कई सालों से डीएमके और एआईडीएमके को वोट दिए, पर ये लोग गांव वालों को कन्विंस करने लग गए कि अब टाइम है एक नए चेहरे का। और ये फैन पहले से जो क्लब बनाया था उसमें रिक्रूट किए में इतने बच्चों को, यंगस्टर्स को, उनको भेज के वहाँ पे भी हर एक गांव घूमे किया है। विजय ने भी इस इलेक्शन को बताया कि ये एक जनरेशनल इलेक्शन है। करीब 15 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स होने वाले तमिलनाडु में। ये वो वोटर्स हैं जो विजय की फिल्म्स बचपन से देखते आ रहे हैं और एक क्रेजी ऑब्सेशन है उनके दिमाग में विजय के बारे में। और आइडियोलॉजी तो डिफरेंट है नहीं, इसलिए उन्होंने भी अपनी वेलफेयर पॉलिटिक्स खेली। अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए 4000 रुपए पर महीने, इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन 20 लाख रुपए तक का, 5 लाख इंटर्नशिप दी जाएगी जहाँ आईटी ग्रेजुएट्स को हर महीने 8000 रुपए मिलेंगे। और उन्होंने ऐसी पॉलिसी भी डाल दी अपनी मैनिफेस्टो में जो कई द्रविडियन पार्टीज भी नहीं डालती। तमिल फर्स्ट पॉलिसी। क्या होता है तमिल फर्स्ट? 25% जॉब्स तमिल लोगों के लिए रिजर्व होगी तमिलनाडु। That is so wrong. तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स जो कभी भी तमिलनाडु में टाइम पर नहीं होते, उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ हो। चलो ये तो अच्छा किया। तो बेसिकली दूसरी पार्टीज भी वेलफेयर गेम खेलती है, उन्होंने कहा मैं भी खेलूंगा। अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में वो था कि यार अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो फिर लोगों ने दूसरी पार्टी को क्यों मौका दिया सिलेक्शन? तमिलनाडु क्यों दिया? तमिलनाडु की डबल डिजिट ग्रोथ है। 2021 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का वादा है। मैंने इस चीज पर वीडियो भी बनाया था कि भाई एप्पल और कैसी कई फैक्ट्रीज अब तमिलनाडु में सेटअप हो गई। अब फैक्ट्रीज तो बन गई पर इसका मतलब नहीं है कि लोगों को नौकरियां मिल रही है। क्यों भाई? 3 एजुकेटेड नौजवानों के लिए एक ही को नौकरी मिल रही है। क्यों? कभी भी कम है ना, पॉपुलेशन ज्यादा होगी। वीडियो बनाया था कि तमिलनाडु की इकोनॉमी कितना अच्छा कर रही है। क्लियरली ऑन द ग्राउंड कुछ और ही चल रहा है। अगर लोगों के पैसे बन रहे होते तो वो क्यों वोट करते किसी और को? पर व्हाटएवर यू से, व्हाट अ क्रेजी इलेक्शन जहां कंप्लीटली न्यू पॉलिटिकल पार्टी इतनी ज्यादा सीट जीत गई तमिलनाडु में, जहाँ 70 साल से बस 2 पार्टी का राज। अब अनफॉर्चुनेटली फॉर विजय उन्होंने मेजॉरिटी मार्क क्रॉस नहीं किया, तो उनको कुछ अलायंस ढूंढनी होगी अगर वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। किसके साथ? दिस विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। नाइस यार, इंटरेस्टिंग था। मुझे तमिलनाडु का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, अब थोड़ा पता चला है तमिलनाडु का। वेस्ट बंगाल का तो मैं फॉलो कर रही थी काफ़ी टाइम से, हमने वीडियोस भी की हुई हैं वो, तो उसकी तो सिचुएशन पता थी। तमिलनाडु की नहीं पता थी। मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि विजय इसलिए जीता है क्योंकि मूवियों में आता है बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, और साथ में अगर 2 पार्टीज़ हैं और वो सेम चीज़ें आपको ऑफर कर रही हैं
जैसे इसकी पार्टी, विजय की पार्टी, और जो अभी करंट पार्टी जो जीती थी गवर्नमेंट के अंदर। पर अगर आपको पता है जब दोनों सेम दे रहे हैं तो आप उसको दोगे ना जिसको आप ज़्यादा फैन टाइप हो उसके, या आपको वो पसंद है, तो उसमें वो जीत गया और वो विजय को लोगों ने वोट किया है, क्योंकि उसमें एक ये था कि लोग उसको वैसे एज एन एक्टर भी बहुत प्यार कर रहे थे। लोग ये नहीं देखते वहां पे कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितनी एबिलिटी है, कौन लीडर है, कौन क्या कर सकता है। अच्छा, दे लुकिंग एट पॉपुलैरिटी। हाँ, पॉपुलैरिटी हो गई क्योंकि चीजें दोनों को सेम दोनों ऑफर कर रहे हैं, तो एक बंदा ज्यादा पॉपुलर है, नया है, दूसरे को पहले देख चुके हैं इतने टाइम तक, उनको होगा कि एक इसको भी चांस देते हैं। और ये इसने बहुत अच्छी प्लान करके कि भैया कब कितने टाइम से मूवीज भी उसी टाइप के कंटेंट की बना रहा है। वही हम कह रहे थे ना, मूवीज तो अच्छी बना रहे हैं, उनमें कोई मैसेज होता है, तो मूवी वो अच्छी कंटेंट की बना रहा था। साथ में जिस तरह से उसने अपने वो बना लिए थे फैन क्लब्स और वो सबको एक कंसोलिडेट करके भैया आप रिक्रूट हो रहे हैं, फिर उसके बाद उनको अलग अलग गाँव में भी भेज रहे हैं और वहाँ पे भी पोस्टर्स लगा के एक एक से बात कर रहे हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और उसके बाद दिखा भी रहे हैं कि वो फैन क्लब कभी कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो वहाँ पे भी जाके डोनेट कर रहा है, वो कर रहा है, तो बाकी पब्लिक को दिख रहा है कि भैया ये कुछ अलग कर रहा है बाकियों से, तो उनको भी ये लगा होगा कि इसको एक चांस देते हैं। तो अच्छी बात है, चांस मिला है, अब ही शुड प्रूव हिमसेल्फ और दिखाए कि भैया मैं कुछ अच्छा करूं। हाँ, ज़्यादा फ्रीबीज ना दे, मैं तो फ्रीबीज के अगेंस्ट हूँ। फ्रीबीज ना दे के उनको पैरों में खड़ा करो और नौकरियों के करो, रादर देन कि हम तुम्हें फ्री में देंगे, वो करे तो बहुत ही कमाल की बात होगी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।